नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो, जिसकी शुरुआत करेंगे ट्विशा मौत मामले से। ट्विशा मौत केस में गिरिवाला सिंह गिरफ्तार, सीबीआई ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी समर्थ की मां गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। गिरिवाला सिंह को लेकर सीबीआई निकली। गिरिवाला सिंह का मेडिकल कराया जाएगा, एम्स में गिरिवाला सिंह का मेडिकल होगा। और बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है ट्विशा मौत मामले में। गिरिवाला सिंह को लेकर सीबीआई की टीम निकल चुकी है और अब यहां पर मेडिकल कराया जाएगा। एम्स में गिरिवाला सिंह का मेडिकल होगा। तस्वीरें भी आप देखिए, सीबीआई की टीम जैसे ही गिरिवाला सिंह को लेकर निकली उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। सीबीआई लगातार इस मामले को अब अपने तरीके से हैंडल कर रही है। सवाल दो ही है बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे केस में कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड है, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सीबीआई धीरे धीरे इस केस की एक एक परत खोल रही है। सीबीआई अब आने वाले वक्त में रिमांड पर ले सकती है। तमाम सवाल सीबीआई के हैं जो गिरिवाला सिंह से पूछे जाने हैं, और इसी को लेकर अब दूसरा सवाल यह भी है कि क्या गिरिवाला सिंह की भी इसमें एक साजिश है ट्विशा मौत मामले में, और इसी को लेकर तमाम तरीके के सवाल भी ट्विशा मौत मामले के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ट्विशा मौत मामले में आखिर गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई ने कुछ देर पहले गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार किया है और अपने साथ वो ले गए हैं। इससे पहले लगभग 7 घंटे तक पूछताछ करते रहे और गिरिवाला सिंह के घर पे, यानी इस घर पे सामने लगभग 7 घंटे सीबीआई यहाँ पर जुटी रही। तमाम सारे जो तथ्य अभी तक मिले थे या जो सबूत मिले थे उन सब का वेरिफिकेशन हुआ है, 3D मैपिंग हुई है, और अभी तक की जानकारी में जो केस डायरी मिली थी या जो तथ्य मिले थे, समर्थ सिंह से जो बात हुई थी उस आधार पर गिरिवाला सिंह से पूछताछ हुई है, लंबी पूछताछ हुई है। सूत्रों से जो जानकारी लग रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि इस गिरिवाला सिंह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनमें कि विरोधाभास है समर्थ सिंह के बयान में और गिरिवाला सिंह के बयान में। अब ऐसे में जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उन तथ्यों के आधार पर एक बार नए सिरे से पूछताछ होगी, और अब गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की कोशिश होगी कि पुलिस रिमांड लेके उनसे पूछताछ की जाए, या आज या कल उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर गिरिवाला सिंह को कोर्ट में पेश करना जरूरी है। उससे पहले उनका मेडिकल होगा। मगर इतना जरूर है कि रसूखदार गिरिवाला सिंह आज गिरफ्तार हो गई है। जो परिजनों की मांग थी और उनकी प्रमुख मांग थी कि एंटीसिपेटरी बेल पर अभी तक थी गिरिवाला सिंह, जो कि अब कल हाईकोर्ट के आदेश पर निरस्त हो गई है और सीबीआई ने गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर भोपाल से ट्विशा मौत मामले में यही है कि गिरिवाला सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी सीबीआई ने जो FIR दर्ज की थी उसमें 2 आरोपी समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह थे। अब दोनों ही आरोपी सीबीआई की गिरफ्त में हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में सीबीआई क्या नए खुलासे करती है। भोपाल से अजय भटनागर। और अब बात करेंगे कर्नाटक की। दरअसल कर्नाटक की सियासत से बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल अभी बेंगलुरु में नहीं है, सिद्धारमैया की तरफ से कहा गया। राज्यपाल के सचिव को इस्तीफा दिया। आलाकमान ने जो कहा मैंने वो किया। DK शिव कुमार होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। तो कर्नाटक की सियासत अब एक नए तरीके से नजर आने वाली है। माना जा रहा है कि DK शिव कुमार अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इन सब के बीच अब सिद्धारमैया को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान देने जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि जब सिद्धारमैया ने सीएम पद संभाला था उसके बाद से ही चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई थी कि क्या 2.5 साल के लिए ही सिर्फ और सिर्फ सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे या पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस ने मोहर लगा दी है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस संगठन में सिद्धारमैया को जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इन सब के बीच दूसरा सवाल यह है कि कब DK शिव कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे, जो संकेत मिल रहे हैं।
अब आपको हम फैक्ट समझाते हैं कि आखिरकार डीके शिव कुमार कौन है, जिनकी चर्चा बहुत तेज हो गई है कि जल्द कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर वो काबिज हो सकते हैं। इसे आप समझिए, 15 मई 1962 को कनकपुरा में डीके शिव कुमार का जन्म हुआ। और आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री पद की सिद्धरामैया ने शपथ ली थी, तब इसी चेहरे की चर्चा बहुत ज्यादा तेज थी। लेकिन कोकलिगा समुदाय से बिलोंग करते हैं डीके शिव कुमार, और इसी समुदाय के साथ साथ कर्नाटक में बहुत अच्छी पकड़ भी है। 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने डीके शिव कुमार, जो संगठन में भी काफी मजबूत हैं। कार्यकर्ताओं की लंबी फौज खुद डीके शिव कुमार के पीछे चलती है। संगठन और चुनाव प्रबंधन में मजबूत पकड़ है, संगठन का लंबा अनुभव है, और इसके अलावा चुनाव मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं डीके शिव कुमार। और इसीलिए माना जा रहा है कि अब जल्द डीके शिव कुमार को कमान मिल सकती है। डीके शिव कुमार का राजनीतिक करियर और सफर भी आप देख लीजिए। 1989 पर आइए, जब पहली बार सथानूर विधानसभा सीट से विधायक बने थे डीके शिव कुमार। 1999 में कांग्रेस सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया। कांग्रेस सरकार में 1999 में मंत्री भी बनाया गया। 2004 पर आइए, कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन सरकार में भी मंत्री रहे, जब 2004 में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी। 2020 में कर्नाटक में कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए डीके शिव कुमार, और 2023 में पहली बार कर्नाटक के डिप्टी सीएम पद पर उन्हें काबिज किया गया। ये पूरा डीके शिव कुमार का राजनीतिक करियर है जो हमने आपको बताया, और आने वाले वक्त में बहुत जल्द ये माना जा रहा है कि अब कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ही होंगे। लेकिन एक बार फिर से 1989 पर आइए, पहली बार सथानूर विधानसभा सीट से विधायक बने, और इसके अलावा 2004 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में मंत्री रहे। 2020 में कर्नाटक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2023 में कर्नाटक के डिप्टी सीएम बने पहली बार। ये पूरा राजनीतिक ग्राफ है डीके शिव कुमार का। लेकिन अब इसी चेहरे के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी कर्नाटक में। इसके अलावा सिद्धरामैया का एग्जिट प्लान, नई जिम्मेदारी की तैयारी, इस दूसरे फैक्ट को भी आप समझिए। दरअसल 2029 का संसदीय चुनाव है, और इसी चुनाव के मद्देनजर क्या खास रोल रहने वाला है सिद्धरामैया का, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरे फैक्ट पर आइए, राज्यसभा सीट और केंद्रीय सियासत में क्या अब सिद्धरामैया की एंट्री होगी, और अगर एंट्री होगी तो जिम्मेदारी कौन सी होगी? बड़े ओबीसी के चेहरे के तौर पर क्या उन्हें प्रोजेक्ट कांग्रेस करेगी? यह सवाल भी अब उठ रहा है उनके इस्तीफे के बाद। सिद्धरामैया खेमे को कर्नाटक सरकार में बड़ी हिस्सेदारी क्या दी जाएगी, इसको लेकर भी अभी इंतजार करना होगा। बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया को मंत्री बनाया जा सकता है। आने वाले वक्त में सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया को मंत्री बनाया जा सकता है। इन सब के बाद सिद्धरामैया खेमे का डिप्टी सीएम भी बन सकता है। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि सिद्धरामैया खेमे का डिप्टी सीएम भी बन सकता है। और इन तमाम फैक्ट के इर्द गिर्द ही इस वक्त कर्नाटक की राजनीति घूम रही है। एक तरफ सिद्धरामैया ने इस्तीफा दे दिया है सीएम पद से, संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो दूसरे तरफ अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस संगठन में सिद्धरामैया को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। अमित शाह की तरफ से कहा गया है, चिकन नेक कॉरिडोर में 121 हेक्टेयर जमीन केंद्र को सौंपी गई है। शुभेंदु सरकार ने केंद्र सरकार को 121 हेक्टेयर जमीन दी है, और इसके अलावा ममता बनर्जी के शासनकाल में हर रोज घुसपैठ होती थी। ममता बनर्जी के शासनकाल का जिक्र भी शाह की तरफ से किया गया। अब खुद ही अपनी मर्जी से वापस जाने लगे हैं घुसपैठिए। बीजेपी के नेतृत्व वाले प्रशासन ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं। गैर कानूनी तरीके से आए लोग अपनी मर्जी से चले जाएं, खुद लौटने पर बंगाल सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यहां से जाने की प्रक्रिया में सरकार मदद भी करेगी। उम्मीद है बहुत से लोग अपनी मर्जी से यहां से चले जाएंगे। इन तमाम बातों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया। 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी, और आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं।
मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने इस्तीफा दे दिया है। शांतनु सेन पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे चुके हैं। ममता बनर्जी को संबोधित अपने इस्तीफे में सेन ने लिखा, आरजी कर मामले और भ्रष्टाचार के आरोपों से आहत हूं, प्रवक्ता के रूप में भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं हूं। इन तमाम बातों का जिक्र करके उन्होंने पार्टी से प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी के नाम उन्होंने एक लेटर लिखा और इस लेटर में उन्होंने लिखा, आरजी कर मामला, भ्रष्टाचार के मामले और इन तमाम मामलों को देखते हुए वो बहुत आहत हैं और इसीलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। डॉक्टर शांतनु सेन टीएमसी पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा थे, पार्टी की तरफ से बेहतर पक्ष रखते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखकर ममता बनर्जी के नाम अपना इस्तीफा सौंपा है। बंगाल के आसनसोल में भाजपा मंडल सचिव को जान से मारने की धमकी मिली है। भाजपा मंडल के महासचिव, भाजपा मंडल सेकंड के महासचिव विजेश वर्मा को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद बीजेपी नेता ने हिरेपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हिरेपुर थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का यह कहना है कि जिस नंबर से धमकी दी गई है उसकी जांच की जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की बात करेंगे। अमृतसर में गोलीबारी से दहशत का माहौल इस वक्त। गाड़ी पार्किंग विवाद के बाद दो पक्षों में गोलियां चली। आप से जुड़े जयपाल सिंह गोली लगने से घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोट आत्माराम इलाके में फायरिंग से दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गाड़ी पार्किंग विवाद के बीच दो पक्षों में गोलियां चली और किस तरीके से पूरा मामला लगातार बढ़ता चला गया। इन तस्वीरों को लगातार आपको हम ट्वीट करके दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोट आत्माराम इलाके में फायरिंग से दहशत का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। पंजाब में अमृतसर में गोलीबारी से दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे लखनऊ की बीजेपी नेता शिवम सिंह की हत्या की बात। सिगरेट लेने के विवाद में शिवम की हत्या की गई। अयोध्या का रहने वाला है शिवम सिंह। आरोपियों की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। बीजेपी नेता शिवम सिंह की हत्या के मामले को लेकर आप तक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। सिगरेट लेने के विवाद में शिवम की हत्या हुई। बताया जा रहा है कि अयोध्या का रहने वाला है शिवम सिंह, जिसकी तस्वीर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं। आरोपियों की अब पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सिगरेट लेने के विवाद में शिवम की हत्या हुई। अयोध्या का रहने वाला है शिवम सिंह। कनाडा के नियाग्रा में भारतीय छात्रा की हत्या। कनाडा में 22 वर्षीय गुजराती छात्रा की हत्या कर दी गई। चाकू घोंपकर छात्रा को मौत की घाट उतार दिया गया। हायर स्टडीज के लिए कनाडा गई थी छात्रा विधि मेघानी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कनाडा में विधि मेघानी की चाकू घोंपकर हत्या की गई है। इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। कनाडा के नियाग्रा में भारतीय छात्रा हायर स्टडीज के लिए गई थी। 22 साल की गुजराती छात्रा बताई जा रही है।
जिसकी हत्या कर दी गई। चाकू घोंपकर छात्रा को मौत के घाट उतार दिया गया। विधि मेघानी की चाकू घोंपकर हत्या की गई है। कनाडा के नियाग्रा में भारतीय छात्रा की हत्या की गई है। कनाडा में 22 वर्षीय गुजराती छात्रा की हत्या हुई है। चाकू घोंपकर छात्रा को मौत के घाट उतारा गया है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हुई डकैती और किडनैपिंग का एक मामला सामने आया, जिसका अब खुलासा भी हो गया है। एनआईए की टीम ने कुछ घंटों के भीतर ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने लूटी गई मोटरसाइकिल, पीड़ित का एक मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। तो एनआईए की टीम ने सनसनीखेज खुलासा किया है। इस पूरे मामले में डकैती और किडनैपिंग केस में कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया और इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम ने इस पूरे मामले का कुछ ही घंटों के भीतर खुलासा कर दिया। गाजियाबाद की बात करेंगे, जहां एक युवक का आईएसआई से कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। युवक का नाम जैद खान बताया जा रहा है और उसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। जैद खान यहां के लोनी इलाके के रूपनगर का रहने वाला है। जैद खान पर यह भी आरोप है कि वो यूपी के मंत्रियों और नेताओं के नंबर पाकिस्तान भेजता था और सोशल मीडिया पर हथियारों वाली रील भी बनाता था। पुलिस ने जैद खान को इस मामले में गिरफ्तार किया है। कपड़े के इसमें सेल्समैन कर रहा था कपड़े की दुकान में। हाँ, फिर वो हैदराबाद कब गया? हैदराबाद 2 महीना पहले गया वो। 2 महीने पहले गया। जी भी नहीं, कैसे ये सब करेगा? पढ़ा लिखा भी नहीं था वो। जी नहीं। तो ना मेरे पास पैसा है ना मेरा तबीयत सही है। शुगर पेशेंट है हम। मेरा सुन के भी 450 शुगर हो गया। आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया है। एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि आसाराम के भक्तों की भीड़ उमड़ी। पुलिस को ले जाने में काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आसाराम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है। फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम। साल 2013 में आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी। इलाज के लिए आसाराम को जमानत मिली थी। तो ये बड़ा अपडेट, आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया है। इलाज के लिए उन्हें जमानत दी गई थी। एयरपोर्ट पर आसाराम के भक्तों की भीड़ उमड़ी। पुलिस को ले जाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आसाराम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है। फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहा है आसाराम। अंबेडकर नगर की अब बात करेंगे, जहां प्रेमी को पकड़ने आई बिहार पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प देखने को मिली है। झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है। आपको यह बता दें कि पुलिस बिहार से लड़की भगाने के आरोपी को पकड़ने यहां पर पहुंची थी, लेकिन बिहार पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर ग्रामीणों ने आरोपी युवक को मौके से भगा दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिहार पुलिस को भीड़ से छुड़ाया है। बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घने जंगलों में बड़ा ऑपरेशन। छठे दिन भी आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। राजौरी में तलाशी अभियान के दौरान फिर से फायरिंग हुई। गोलियों की आवाज से जंगल गूंजे। सेना ने इलाके को घेरा है। आतंकियों के खिलाफ 6 दिनों से जारी है सर्च ऑपरेशन। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी है। आतंकियों के खिलाफ लगातार 6 दिन से सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 से 4 आतंकी छिपे हो सकते हैं और इसीलिए सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। लगातार 6 दिन से यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तमाम अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हो सकते हैं, ऐसी खबर मिल रही है। आतंकियों के खिलाफ 6 दिनों से जारी है सर्च ऑपरेशन। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। जम्मू के रियासी में बकरीद के ग्रीटिंग पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक पोस्ट प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हाई स्कूल ने शेयर किया था,
जिसमें भेड़ और बकरी के साथ गाय की तस्वीर भी दिखाई गई थी। पोस्टर में गाय की तस्वीर शामिल होने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। हालांकि विवाद बढ़ता देखकर स्कूल प्रशासन ने माफी भी मांग ली है। गुजरात के गिर के जंगलों में पिछले 10 दिन में कुल 8 शेरों की मौत हुई है। इनमें से 4 शावकों की मौत बेबेसिया नामक जानलेवा परजीवी संक्रमण के कारण होने का संदेह है, जबकि अन्य मौतें प्राकृतिक कारण और आपसी संघर्ष के कारण बताई जा रही हैं, जिसके बाद प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। शेरों को संक्रमण से बचाने और कीलनी को खत्म करने के लिए 350 से अधिक शेरों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर स्थिति की पूरी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। दस दिन में 8 शेरों की मौत की खबर सामने आ रही है। बेबेसिया का कहर है और इसी बेबेसिया के कहर के कारण 4 शावकों की मौत बताई जा रही है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसी को लेकर समीक्षा बैठक की। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने यू टर्न ले लिया है। तेज हवाओं के साथ बारिश के साथ साथ मौसम ने अब सुहावना यहां पर नजर आ रहा है मौसम, और वहीं लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता तनु चौधरी। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो चुका है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच अब बारिश शुरू हो गई है। चारों तरफ देखिए बारिश ही बारिश नजर आ रहा है। लोग यहाँ पर जो है गाड़ियों से जा रहे हैं, और खासकर उनके लिए सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि जहाँ पे जो पारा थी दिल्ली एनसीआर के अंदर 45 डिग्री पार थी, अब दिल्ली वासियों के लिए एक राहत सी खबर सामने आ चुकी है। और ये सबसे सुहाना मौसम जो है वो है उनके लिए, जहां पे भीषण गर्मी में लोग घर से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता था सुबह से लेकर शाम तक। और ये भी कह सकते हैं कि देर रात तक जो है हीट वेव चलती थी, लू चलता था, जिससे लोग घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। रात के टाइम भी बहुत मुश्किल से कोई घर से बाहर निकलता था। लेकिन इन सब के बीच अब बारिश शुरू हो गई है और बारिश हो रही है, तो कह सकते हैं दिल्ली वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ तनु चौधरी, दिल्ली।